नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी भारत पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। यहां बादल फटा और उसके बाद कैसे मलबा पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में लेता चला गया है, इसकी बड़ी तस्वीर सामने आई है। ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं और बादल फटने से आई तबाही में 4 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में दरअसल ये धराली इलाका है और इसी इलाके में बादल फटने की घटना हुई है और इसके बाद कई घर वहां पर उसकी जद में आ गए हैं, घर के घर बह गए हैं। बहुत बड़ा मलबा यहां से बहता नजर आया है और सब कुछ एक साथ आवेग में लेता हुआ नीचे आया है और ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और इसके अलावा सेना भी यहां मोर्चा संभाल चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। तो बड़ी खबर धराली से और इस खबर पर लगातार जी भारत की नजर बनी हुई है क्योंकि तस्वीरें लगातार अलग अलग एंगल्स के सामने आ रही है और हर तस्वीर जी भारत आप तक सबसे पहले लेकर आ रहा है। हर इनपुट आप तक सबसे पहले जी भारत लेकर आ रहा है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से बादल फटने की घटना के बाद वहां तबाही का मंजर नजर आया। एक तरीके से सैलाब किस तरीके से मलबा जो है उस रूप में बहता हुआ नजर आया है। हम आपको नई तस्वीरें भी अभी दिखाने जा रहे हैं। आप बने रहिए सिर्फ जी भारत के साथ क्योंकि लगातार नई तस्वीरें आ रही हैं और सबसे पहले जी भारत आप तक हर तस्वीर लेकर आ रहा है, हर इनपुट लेकर आ रहा है इस खबर पर। यह बड़ी जानकारी है कि आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और धराली हादसे पर पीएम मोदी का पोस्ट भी सामने आया है और उन्होंने सीएम धामी से जानकारी ली है इस पूरे घटनाक्रम की। राहत और बचाव टीमें यहां जुट गई हैं काम में। प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों की कुशलता की उन्होंने कामना की है क्योंकि आशंका प्रबल है कि जिस तरीके का मंजर नजर आता है तस्वीरों में, जिस तरीके से बादल फटने की घटना के बाद मलबा सैलाब की तरह बहता तेजी से नजर आया है तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। और अभी तक 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर खुद बात की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से और उन्होंने ये भी जानकारी साझा की है कि वहां पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। राहत और बचाव के लिए तमाम टीमें जुट चुकी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो पीड़ित लोग हैं उनकी कुशलता की भी कामना की है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने और ट्वीट भी आपके सामने हम रख रहे हैं और किस तरीके से ये मलबा देखा है उसको लेकर प्रधानमंत्री भी कितने चिंतित नजर आते हैं वो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यह ट्वीट सामने आया है। आप ये देखिए प्रधानमंत्री का यह ट्वीट है और इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना भी करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उनकी बातचीत हुई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया, एक्स हैंडल पर किया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने हालात की जानकारी ली है सीएम से और राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव कार्य यहां चल रहा है और हर संभव टीमें यहां पर जुटी हुई हैं ताकि हर तरीके से मदद हो सके यहां पर। और जो लोग भी इसके घटना के जद में, इस तबाही के जद में आए हैं उनको फौरी राहत कैसे पहुंचाई जा सकती है वो प्रधानमंत्री ने अपने इस एक्स हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी साझा की है। तो ये बड़ी तस्वीर जो है इसको देखकर ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। आप ये देखिए किस तरीके से ये मंजर आप देख सकते हैं। ये दरअसल आप वहां अपर पॉइंट जो पहाड़ का इलाका है वहां आप गौर करेंगे, वहां बादल फटने की घटना सामने होती है और उसके बाद मलबा कितनी तेजी से आवेग के साथ नीचे गिरता हुआ नजर आता है। आप ये खौफनाक मंजर देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ का इलाका जो है अपनी जद में ये मलबा ले लेता है। आप ये समझिए वहां टॉप से वहां पर बादल फटने क्लाउड बर्स्ट और वहां से एक रास्ता, दरअसल ये कच्चा रास्ता है, इस ओर से लोग आते जाते रहे हैं लेकिन आपको कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा। हर तरफ या तो आपको धुआं मलबे का नजर आता है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर और ये देखिए इस तस्वीर को आपको हम सर्कल करके दिखा रहे हैं रेड सर्कल के जरिए। आप देखिए कितनी तेजी से ये मलबा कितनी तेजी से आया है। आप इसको देखिए, इस तस्वीर को, इस वीडियो को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात वहां पर धराली में बने हुए हैं। एक तो ये दरअसल उत्तराखंड के हम पहाड़ों के हिसाब से बात करें तो ये वो इलाका है धराली जहां गांव का एरिया ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा है, डेंस फॉरेस्ट ज्यादा है। यानी शहरों से अलग जो इलाका जो सुदूरगामी होता है वैसा ये इलाका है धराली। यानी आप ये समझिए कि यहाँ पर पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत हरियाली है यहाँ पर और कुछ घर यहाँ पर किनारे पर बसे हुए हैं। और उसके बाद जब बादल फटने के बाद मलबा तेजी से आया है तो वहां जो कुछ भी था वो सब कुछ उस मलबे में बहता नीचे नजर आया है। यानी कुछ मवेशी हो सकते हैं, कुछ घर वहां पर थे, वो सब आप देखिए, ये आप देखिए, गौर से देखिए, लोअर एंगल पर आप देखिएगा किस तरीके से। यहां देखिए आप
किस तरीके से घर इस मलबे के जद में आते हैं और ताश के पत्तों की तरह बह जाते हैं। ये आप फोकस करेंगे, आप इस पर अगर आप ग्लांस रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मलबा सब कुछ बर्बाद करता नजर आता है। ये आप देखिए, जैसे ऐसे मलबा जो है धीरे धीरे करके नीचे सामने की ओर बढ़ता नजर आता है, वैसे वैसे ये जो कुछ भी वहां पर है वो सबको अपनी जद में लेता। आप देखिए किस तरीके से ये घर धराशायी हो गए। आप देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बह गए ये घर। अब आप सोचिए और अंदाजा लगाइए, इसमें अगर कुछ लोग होंगे तो क्या स्थिति होगी। आशंकाएं इसीलिए बहुत ज्यादा प्रबल है। ये बहुत खतरनाक तरीके की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है और इसमें बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियरिटी के साथ ये नजर आता है कि इस बादल फटने की घटना ने, इस क्लाउड बर्स्ट ने किस तरीके की तबाही यहां पर मचाई है। इन तस्वीरों से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो आपको सिर्फ जी भारत पर देखने को मिल रही है। क्योंकि हम आपसे वादा कर रहे हैं, हर खबर, इस खबर पर भी इनपुट हम लगातार आप तक सबसे पहले लेकर रहे हैं। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश वीडियो है और बिल्कुल नई तस्वीर इस पूरे घटनाक्रम की। और सबसे पहले आप ये जी भारत पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बादल फटने के बाद, आप देखिए टॉप एंगल पर नजर डालिए, बादल फटने की घटना घटती है और सैलाब जो है मलबे का कैसे तेजी से बढ़ता नजर आता है। और यहां आसपास आप देखिए, वहां जो कुछ भी था, कुछ लकड़ियां रखी हुई थी, कुछ मवेशी थे, आसपास जो घर थे, कुछ लोगों का काम चल रहा था, घर का निर्माण का भी, वो मलबा, वो सब सामान भी रखा हुआ था। ये थोड़ा सा आप देखेंगे बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, यानी कि ये जो आने के बाद जो लेफ्ट टर्न के पास जहां पर मलबा टर्न हो रहा है, वहां थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं कि बचाव की स्थिति, लेकिन इस साइड कोई बाड़बंदी नहीं है, यानी इस तरफ जो कुछ भी था वो सब इसकी जद में आ गया है। तो ये तबाही का मंजर है और ये बताता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब वहां पर हुए होंगे। और इस बीच लगातार इस घटना को लेकर के ट्वीट्स भी आ रहे हैं, एक्स हैंडल पर भी पोस्ट आ रहे हैं और दुख भी जताया जा रहा है और रेस्क्यू कैसे तेजी से बढ़े। ये एक नई जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, ये जो घटना घटी है इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ली है और उन्होंने भी सीएम धामी से बातचीत की है और इस पूरे घटना की जानकारी ली है। हादसे में तबाही की जानकारी क्या है, किस तरीके का नुकसान हो सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी आकलन के तौर पर उन्होंने ली है सीएम धामी से। हालांकि टीमें लगी हुई हैं वहां, आईटीबीपी की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है वहां पर, एसडीआरएफ की टीम है, यहां तक कि आर्मी भी वहां पर है और सभी ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है, उनसे जानकारी ली है और इस पूरे घटना की जानकारी उन्होंने लेकर के ये कहा है कि इस पर नजर हमारी बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी घटना है और हमारे साथ इस वक्त राहुल यादव जी जुड़ रहे हैं, जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। हालांकि दुखद घटना है, लेकिन जिस तरीके की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये खौफ पैदा कर रही हैं। बहुत दर्द शायद अभी छलकना बाकी है। क्या आप हमें इस तस्वीर को देखकर अभी बता पाएंगे, क्योंकि आप इस जगह से ताल्लुक रखते हैं और ये तबाही 4 लोगों की मौत का सबब अब तक बन चुकी है, आशंकाएं प्रबल हैं। राहुल जी। जी नमस्कार भाई। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक पूर्व मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कहना चाह रहा हूं कि हमें उत्तराखंड को बचाना है। और वहाँ 4 लोगों की नहीं डेथ हुई है। जब आप उनके आंकड़े निकालेंगे लास्ट में तो वो बहुत ज़्यादा उसमें तब्दील हुआ मिलेगा। और ये बादल फटने की घटनाएं अक्सर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होती रही हैं और यहाँ बड़ी बड़ी तबाही लाती रही हैं। लेकिन ये एक सोचने का विषय यह है कि जब हमारी सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो एक उनसे पहले विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तो एक आपदा आई थी 2013 में जो राष्ट्रीय लेवल पे सबसे बड़ी थी। उसको बड़ी तरीके से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो है हैंडल किया था। और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सोच बननी चाहिए, जो रावत जी ने 2016 में भी कहा था कि जिलाधिकारियों से सभी से कहा था कि ये हमारी अनुमति लेके ही जमीन जो है रजिस्ट्रियां होंगी, लेकिन उसको नहीं माना गया। और जब 2017 में हमारी सरकार गई तो 2018 में उस कानून को बैकआउट करने का काम किया। लेकिन आज दुखद यह है कि ये बहुत बड़ी परेशानी है। और मैं तो अंत में यही कहूंगा उन मासूम लोगों के लिए जिनकी जानें गई हैं इसमें, उनको श्रद्धांजलि, जिनके परिवार में ये आपदा में लोग चले गए, उनको इस दुख की घड़ी में शक्ति दे भगवान ईश्वर से, ऐसी कामना करता हूँ। राहुल जी,
ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि आशंकाएं प्रबल हैं और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार इस पर भी नजर बनी हुई है सरकार की भी और हमारी भी, और जब तक कंफर्म हो रही है जैसे चीजें हम ला रहे हैं। लेकिन क्या ये जो धराली इलाका है, यहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट, हम कहें कि शायद हमें जो तस्वीरों के माध्यम से समझ में आता है कि अभी भी यहाँ हरियाली या पहाड़ी एरिया जो है वो काफी कुछ है। क्या ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है? यहाँ जो लोग घर बना रहे हैं कि इस वजह से उनको नुकसान की आशंका भी इस तरीके की बनी रहेगी आगे भी? देखिए, धराली गांव तो पूरा ही एक तरीके से बह गया है। मतलब उसमें बहुत नुकसान हुए हैं, जैसे हमें सूत्रों के हवाले से आप लोगों के माध्यम से पता लग रहा है। ये बड़ी दुखद कहानी है, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं। जितने भी हमारे गांव हैं पहाड़ के, तो आपको समझ सकते हैं कि सब नदी और नालों के किनारे ही बसाए जाते हैं। और ये ऐसी जब प्रकृति का वो होता है तो पानी के भाव से सब लोग नष्ट हो जाता है। मतलब तो ये यही तो उनका कहना था कि ये जो रजिस्ट्रियां हैं, बाहर के लोगों को अनुमति दी जा रही हैं, वो उसको सब पक्का करा जाता है, कंक्रीट बनाया जा रहा है उत्तराखंड की हरियाली को। तो उससे ये नुकसान का परिणाम है, लेकिन ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। सरकार अपना ज्ञापनों में विज्ञापनों में लगी हुई है, तो इसका ये नुकसान है। राहुल जी, क्या इस मामले पर ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो नीति बनाई जा रही है, जो भी नियम कायदे तय किए जा रहे हैं, उसमें कुछ कमी रह गई है। बतौर विपक्ष ये भूमिका सही दिशा में चल पा रही है? क्योंकि नुकसान आपने शुरुआत में कहा और इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हमें पहाड़ को, अपने उत्तराखंड को बचाना है। जी, बस अब तो यही है कि एसडीआरएफ की टीम है और एनडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंची हुई हैं या पहुंच रही हैं। मैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये घटना जो हुई है इसको काबू में किया जाए। आप लोग और हम लोग सब यही अब एक विनती कर सकते हैं कि ईश्वर से कामना कर सकते हैं कि जो ये हुआ गलत है, लेकिन ये किसी के हाथ में भी नहीं था। ये बात आपकी भी सही है कि ये सरकार की लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो रही है। क्योंकि जब कोई कानून एक पूर्व मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप आके वर्तमान में 2017 में सरकार चेंज होती है और आप उसको एकदम बैकआउट कर देते हैं, ऐसा क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने तो, हरीश रावत जी ने तो उसको झेला था। उन्होंने केदार मंदिर पे जो आपके उन्होंने तो हरीश रावत जी ने तो उसको झेला था। उन्होंने केदार मंदिर पे जो आपदा आई थी उसमें कितने लोगों की जो है त्रासदी हुई थी, कितने लोगों का नुकसान हुआ था, वो किसी से छुपा नहीं है देश में। तो ये अब इस पे ज्यादा विषय नहीं है, राजनीति मुद्दा नहीं है ये बोलने का। लेकिन बस यही कहेंगे कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये सब ठीक हो जाए। थोड़ा मन हताश है, उदास है, तो आप समझ सकते हैं। राहुल जी, नए सिरे से प्रयास नहीं किया जा सकता है? कोई सरकार को सुझाव दिया जाए अगर कि अगर कोई प्लान पहले की सरकार ने बेहतर बनाया है उसको इंप्लीमेंट करने में सियासत ना हो, और अगर इसको ये पहाड़ के हित में है और यहाँ के लोगों के हित में है तो उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। दबाव की भी सियासत होती है विपक्ष के तौर पर और सुझाव की भी सियासत होती है, कोई तो रास्ता निकले। देखिए, विपक्ष के तौर पर मैं बता रहा हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत जी, सब लोग लगातार संपर्क करे हुए हैं, बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों से, और इसको जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाएगा और निपटा दिया जाएगा, ऐसी कोशिश रहेगी। नहीं नहीं, नए सिरे से पॉलिसी को लेकर के बात हो सकती है क्या? इस तरह की सियासत सकारात्मक बढ़े अगर रजिस्ट्रेशन को लेकर के, जमीन आवंटन को लेकर के, अलॉटमेंट को लेकर के? हाँ, मैं उम्मीद करूंगा पुष्कर सिंह धामी जी से कि वो जो कानून बैकआउट उन्होंने करने का प्रयास किया था या उन्होंने किया था त्रिवेंद्र रावत जी ने, उसको वो लागू कर दें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये अब लोग, बाहर के लोग जो है बहुत ज्यादा जमीनें खरीद रहे हैं, सब पक्का बना रहे हैं। वहां आप देख सकते हो कितने होटलों का नुकसान हुआ है, काफी होटल भी गिर गए हैं वहाँ। तो ये इसको अगर ये बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भविष्य में ऐसी घटना से थोड़ा बचाव मिलेगा। यही उम्मीद होगी कि धामी जी इसको जो है दोबारा कानून को बना दें। राहुल जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया, हिमाचल का भी जिक्र किया आपने और उत्तराखंड का जिक्र किया, क्योंकि ये वो दो ऐसे पहाड़ी स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड या क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होती हैं और सिस्मिक जोन जो है सबसे ज्यादा क्रिएट ऐसे हिल स्टेट्स में ही होता है। क्या ये मानकर चलें कि इन केवल कंस्ट्रक्शन को लेकर के बात नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी समझना होगा कि आप किस इलाके में क्या सिस्मिक जोन है, किस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां, वहां किस लेवल पर तक घर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक लार्जर प्रोस्पेक्ट पर सोचने की जरूरत शायद आन पड़ी है अब भी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको सरकार सोचेगी, विपक्ष और पक्ष दोनों बैठ के इस पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ कितना एरिया जो है मतलब कंक्रीट का बनाया जाना चाहिए, या भविष्य में कोई ऐसी आपदा आती है तो उसको आम जनमानस को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो इस पे सरकार और विपक्ष दोनों बैठ के तय करेंगे और ये आपको अवगत करा दिया जाएगा। जिस इलाके में, धराली में ये वाकया सामने आया राहुल जी,
वहां ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति के तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहुंचना भी मुश्किल है और अभी तो खैर पूरा मलबा वहां पर है। क्या आशंका है, किस तरीके का नुकसान यहां पर हुआ होगा, क्योंकि आप रेगुलरली इसको देखते रहे हैं, आप वहां से बिलोंग करते हैं? देखिए, जो आपकी फुटेज आ रही है, आपके विजुअल आ रहे हैं, इसी से आंकड़ा अंदाजा लगा रहे हैं सभी लोग। अभी तो ना मौके पर आप हैं ना मैं हूं वहाँ, लेकिन ये बहुत भयंकर है। मतलब एक तरीके से जैसे केदारनाथ मंदिर पे 2013 में हुआ था, कुछ उसी रेसों में मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका जो भाव है पानी का, ये बहुत नुकसान किया है इसने। और ये मतलब जब इसको आप पड़ताल पे जाएंगे जमीनी पे, उसकी हकीकत फिर आपको कुछ और पता लगेगी। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि 4 लोगों की जानें गई हैं, मैं समझता हूँ इसमें 4 लोग नहीं, इसमें हजारों लोगों की जान जाएंगी। वो फ्यूचर में आप ही लोग हमें आप बता पाएंगे। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पहाड़ों पर अगर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो ये एक सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि सरकार या विपक्ष, मैं कहूंगा विपक्ष की भूमिका होती है, उसको इस सिचुएशन को समझना होगा अगर पहाड़ को इस तरीके से त्रासदी से बचाना है तो। हाँ, बिल्कुल समझना होगा। आज हम विपक्ष में हैं, कल कोई और विपक्ष में होगा। विपक्ष और पक्ष वालों को दोनों को ही बैठ के इस पे डिस्कस करना चाहिए, और ये आगे ऐसे यही कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि हम पुष्कर सिंह धामी जी से अपील करेंगे, पूरी जनता उत्तराखंड की एक जो है परेशानी में है। इस चीज को देखकर क्या पूरा देश ही परेशानी में है, जो इस अभी आपके माध्यम से पता लगा। और लोगों को, क्योंकि मैं वहां पे संपर्क भी करने का प्रयास किया उत्तरकाशी में, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बाकी कोई आप बात भविष्य में पता लगती है तो आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल, ये तो मानकर चले राहुल जी, लेकिन कि बेशक ये घटना घटी है, धामी सरकार है, लेकिन विपक्ष भी इस घटना में, इस दुर्घटना, इस तरह की तबाही में फिलहाल सरकार के साथ पीड़ितों को मदद कराने के लिए साथ साथ है, ये भरोसा। बिल्कुल 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 साथ हैं और साथ रहेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड की है, ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, या ये आपस में कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव का मुद्दा है। इसमें ये हमारे एक तरीके से घर में आपदा आई है, और ये विपक्ष का भी घर है और पक्ष का भी घर है, तो हमें इसको साथ रह के ही आगे निपटाएंगे। राहुल यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तबाही और इस दुखद घटना पर अपनी बात रखने के लिए और सुझाव भी रखने के लिए। शुक्रिया आपका राहुल जी। और बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं, आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है। 16 सदस्यीय टीम धराली गांव पहुंच चुकी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 3 एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यहां 16 सदस्यीय एक टीम पहुंच चुकी है गांव धराली, जहां पर यह वाकया सामने आया है। 3 एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं। आपको बता रहे हैं कि यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आप इसको इस तरीके से समझिए कि आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू के लिए वहां पर पहले से पहुंची थी, लेकिन अब क्या फ्रेश अपडेट है? फ्रेश अपडेट, और बिल्कुल जी भारत पर जो पहला अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं वो ये है कि 16 सदस्यीय टीम धराली पहुंची है। यानी आईटीबीपी की टीम की जो संख्या थी उसमें ये टीम अब 16 सदस्यीय हो गई है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां किस तरीके का मंजर है, कितना चुनौतीपूर्ण वहां पर राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ाना है। ये टीमों जो है लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और अब आईटीबीपी की 16 सदस्यीय टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है वहां पर, और यहां तेजी से गांव में किस तरीके से राहत पहुंचाया जा सकता है, जो लोग मलबे में हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है, जो लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं उनको कैसे, उनको अगर मेडिकल एड की जरूरत है तो कैसे मेडिकल एड दी जा सकती है। इन तमाम बातों को लेकर के जानकारी यहां पर सामने आ रही है कि आगे बढ़ रही हैं यहां टीमें। और बड़ी खबर, यूपी में बाढ़ से 17 जिले प्रभावित हैं। आपको बता रहे हैं, बाढ़ के हालात पर सीएम योगी की नजर बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे, ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। और ग्राउंड जीरो पर 11 मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक स्पेशल टीम बनाई गई है और यह तय किया गया है कि ये बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे। इसके अलावा 18 कंपनी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, जबकि पीएसी को बाढ़ राहत में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में आई भीषण बाढ़ से जहां 21 जिले प्रभावित हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य तेजी से यहां चल रहा है। और इन दोनों के जब भाग ही फूट गए तो हम क्या कहते हैं। तो जबरदस्त तरीके का जो तबाही का मंजर देखने को मिला है, जिस तरीके से नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ है, कई इलाके करीब 21 जिले जो है इसकी जद में है। उन तमाम जगहों के लिए एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 सदस्यीय जो मंत्रियों की टीम है वो बनाई है, और ये अलग अलग उन इलाकों में जाएंगे और वहां नुकसान का आकलन करेंगे, जो पीड़ित हैं उनको किस तरीके से। दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित
क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई, जिसके कारण आगरा, इटावा का आंशिक क्षेत्र, औरैया, जालौन और यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्रों में बलिया तक का वह क्षेत्र, क्योंकि प्रयागराज में मां गंगा के साथ यमुना जी का मिलन हो जाता है, लेकिन ये क्षेत्र बलिया तक पूरा प्रभावित होता गया। इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था, जो लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकते हैं उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है
उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। स्वास्थ्य के जगह जगह शिविर स्थापित किए गए हैं और यह भी व्यवस्था की गई कि इस सीजन में कोई एंटी रेबीज वैक्सीन की व्यवस्था या सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की भी व्यवस्था सीएससी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए गए हैं।